नमस्कार, मैं डॉक्टर संस्कृति प्रिया हूँ। मैं कालिंदी हॉस्पिटल में स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और साथ ही दूरबीन से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करती हूँ और मैं यहाँ पे करीब 10 साल से कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में 5 साल रेसिडेंसी के लिए कार्यरत थी, जिस दौरान मैंने DGO और MS दोनों कोर्सेज किए और स्त्री रोग विशेषज्ञ बने। मैम, आप अपने करियर में अब तक कितनी डिलीवरीज को अंजाम दे चुकी हैं सक्सेसफुली? पिछले 15 सालों में 8 से 10 हज़ार डिलीवरीज कम से कम मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल में भी डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती थी और वहाँ से हमारा वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत तरह के केसेस करना, बहुत तरह की सर्जरीज करना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमारा वहाँ पे हो जाता था। और उसके बाद कालिंदी में भी 10 साल से हूँ मैं, तो इस क्षेत्र में भी आने के बाद कम से कम 6-7 हज़ार डिलीवरीज तो मैं कर चुकी हूँ। देखिए, मैं यहाँ 2013 जून से आई थी और उस समय जो स्थिति थी, कालिंदी के अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और लेमन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ पर्टिकुलर तरह के पेशेंट्स थे जिनको वो लेते थे, नहीं तो ज़्यादातर पेशेंट्स रेफ़र भी हो जाते थे। कई बार हमारे पास चक्राता क्षेत्र और नैनबाग के क्षेत्र जो हैं, उन तरफ से बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में केसेस आते थे, जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट का BP लो हो गया है या बच्चा बहुत सीरियस हाल में फंसा हुआ है, ऐसे केसेस आते थे जिनको कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे केसेस में माँ या बच्चे की डेथ होने की संभावना रहती है। और यहाँ कोई ब्लड बैंक भी नहीं था विकास नगर में, पर ऐसे केसेस भी हम किसी भी टाइम हमारे पास जैसे भी पेशेंट्स आते थे, गवर्नमेंट से भी रेफ़र होके या पहाड़ों से भी, उस वक्त ही पेशेंट को लेके ऑपरेट करके कितने पेशेंट्स और कितने बच्चों की हमने जान बचाई है। और 24/7 दिन हो या रात हो, हमने कभी पेशेंट को वेट नहीं कराया, किसी पेशेंट को सीरियस नहीं करा कि हमने पेशेंट को एडमिट कर दिया हो और बाद में रेफ़र कर दिया हो। बिल्कुल नहीं, जिस पेशेंट को जब जिस तरह की चिकित्सा की ज़रूरत है, जब जैसा सर्जरी की ज़रूरत है, उसको किया है और पेशेंट्स की जान बचाई है। कभी ऐसी भी नौबत आई कि आपने जो है पेशेंट को रेफर कर दिया हो देहरादून के लिए? बिल्कुल, जो मेरे पास 9 महीने जिन्होंने पेशेंट्स ने दिखाया है, उनको तो कभी मुझे रेफ़र नहीं करना पड़ा। बहुत कम रेयर ऐसे केस आते हैं जैसे बिल्कुल जिनके ऊपर नब्ज़ ही नहीं है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिन्हें ब्लड चढ़ाने की सख्त ज़रूरत है, वैसे पेशेंट्स को कभी रेफ़र करना पड़ता है। बट ऐसे बहुत बिरला ही केसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें टाइमली अगर हम सर्जरी करके ब्लीडिंग वगैरह रोक दें या बच्चे को हम निकाल लें, तो माँ की जान बच जाती है। तो जब तक ब्लड बैंक तो अब खुला है जाकर, पर बिना ब्लड बैंक के भी ऐसे केसेस मैं पिछले 9-10 साल से बहुत सारे कर चुकी हूँ और भगवान की दया से कभी कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई कंप्लेंट नहीं आई, क्योंकि पेशेंट्स के लिए हम हमेशा रिस्क उठाते हैं। पेशेंट्स की जान बचाने के लिए हम अपनी भी जो रेपुटेशन है, अपनी भी जो चीज़ें हैं, उनको उनके लिए नहीं सोचते। हमें हमेशा लगता है कि किसी भी तरह हम पेशेंट को बचाएं। आपने सफदरजंग में काम किया है दिल्ली में, तो वहाँ पे कैसे, मतलब यहाँ के जो पेशेंट्स हैं, क्या कोई डिफरेंस उनके बीच में? बहुत ज़्यादा सफदरजंग हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर वो शहर के पेशेंट्स हैं और दूर दराज गाँव से, हरियाणा से और यूपी से पेशेंट्स आते थे, तो वो बहुत बिगड़े हुए केस होते थे। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स जो दिल्ली से आते हैं, उनका हीमोग्लोबिन वगैरह भी ठीक रहता है, उनकी बॉडी वाइज भी देखेंगे तो खान पान भी ज़्यादा ठीक रहता है। यहाँ जो पेशेंट्स हैं उनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और खान पान भी अच्छा नहीं होता। कई बार बच्चे भी बहुत ज़्यादा करने की वजह से शरीर और बच्चेदानी बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी या समझ नहीं होती है। तो मैं हमेशा यह कोशिश करती हूँ कि अपनी OPD में या जब भी मेरे पेशेंट्स मुझे मिले, जहाँ भी मिलते हैं, चाहे OPD में मिले, चाहे इमरजेंसी में भी आए, तो मैं उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम कैसे रोक सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक कैसे बने। मैम, जब कोई केस ऑपरेट करना होता है तो क्या उसके लिए एनेस्थेटिक डॉक्टर अवेलेबल है आपके पास? ऑब्वियसली अवेलेबल है, वरना 10 साल से बिना कॉम्प्लिकेशंस के सर्जरीज कर रहे हैं हम। और एनेस्थेटिक डॉक्टर्स तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं और ऑन कॉल भी होते हैं। और हमारे साथ जो एनेस्थेटिक हैं, उन्होंने लेमन में भी
33 इयर्स काम किया हुआ है, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो भी हमारे साथ होते हैं। तो सब टीम ऑफ डॉक्टर्स मिलके कोई चीज़ होती है। कोई डॉक्टर हर चीज़ अकेले तो नहीं कर सकता। ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि सभी डॉक्टर्स का सही सपोर्ट होने पे ही सही रिजल्ट्स मिलते हैं, वरना तो कॉम्प्लिकेशन होना तय है। और हमारे साथ तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन की कोई कभी वारदात हुई नहीं है कि इस बात में कोई डाउट हो। एक गायनों के पास जिन मशीनों की ज़रूरत होती है, क्या वो अवेलेबल हैं और कौन-कौन सी हैं, अगर हैं तो? गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग सोचते हैं गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ डिलीवरी डॉक्टर होते हैं। हम डिलीवरी डॉक्टर नहीं होते, हमारा बहुत वास्ट फील्ड है। तो वैसे डिलीवरी से संबंधित चीज़ें बता देती हूँ। हमारे पास डिलीवरी के लिए वैक्यूम और फोर्सेप्स की मशीनें होती हैं, जिसमें अगर बच्चा फंस गया है नीचे नॉर्मल डिलीवरी के दौरान और उसे ऊपर से निकालना संभव नहीं है ऑपरेशन के द्वारा, तो उसे हम वैक्यूम या फोर्सेप्स से निकाल सकते हैं। और ये डिलीवरी कई बार करनी पड़ जाती है क्योंकि बच्चे किसी प्रॉब्लम की वजह से नीचे नहीं आ रहे या फंस गए, ऐसा डिलीवरी में होना स्वाभाविक बात है। और इसके अलावा जब हम डिलीवरीज करते हैं तो हमारे पास एमडी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आती हैं और बच्चे को वो देखती हैं। बच्चे को देखने के लिए स्टाफ है, मशीनें हैं, नर्सरी है, फोटोथेरेपी मशीन है, सीपैप जो बच्चे को सांस देने की मशीन है, ये सारी चीज़ों से इक्विप्ड है। और यही कारण है कि हम सक्सेसफुली सारा काम कर पाते हैं और किसी बच्चे या माँ को दिक्कत नहीं आती। बिना मशीनों के तो डॉक्टर को अगर काम आए भी तो कैसे काम करेगा। और इसके अलावा दूरबीन की सर्जरी, ओपन सर्जरी, उन सब की मशीनें दूरबीन की सर्जरी के लिए जर्मनी से मंगाई हुई मशीनें और उपकरण है जो मैं यूज़ करती हूँ बच्चेदानी और रसौली निकालने के लिए। और अब तक तो हम लोग ये सारा कुछ आयुष्मान भारत में भी करते आए, लेकिन ऐसे भी हमने इस क्षेत्र को देखते हुए दूरबीन की सर्जरी जो 60-70 हज़ार 1 लाख की जाती है देहरादून में, वो हम 20 से 25 हज़ार में करते आए हैं यहाँ पे। और सारी सर्जरीज मैं खुद ही करती हूँ। और क्योंकि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ मैं, और इक्विपमेंट्स हमारे पास पूरे हैं, ये फैसिलिटीज। ये मैं चाहूँगा कि आप इस तस्वीर पर कुछ कहें जो आपके ठीक पीछे लगी है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको सम्मानित कर रहे हैं। क्या है ये? क्या है तस्वीर के पीछे कहानी क्या है? ये पहले तो कोरोना वॉरियर्स का जब उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया था, तब उन्होंने उसके लिए भी उस समय मुझे सम्मान दिया था, क्योंकि कोरोना के समय जब सारे जगह लोगों ने डिलीवरीज बंद कर दी थी, तो भी मेरे जो रेगुलर पेशेंट्स थे जिनकी डिलीवरीज होनी थी और जो पेशेंट्स इधर उधर से रेफ़र होके आ रहे थे क्योंकि उन्हें कोरोना था, वो सारे पेशेंट्स को मैंने डिलीवर किया था और काम बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखा था। जबकि ये कोरोना हॉस्पिटल था, तो हमने अपने लेबर रूम को ही एक मैटरनिटी वार्ड में कन्वर्ट करके और बहुत तरीके से चीज़ों को मैनेज किया था और अलग स्टाफ रखा था उसके लिए बिल्कुल, ताकि कोरोना के मरीज़ और इनमें मिक्सिंग ना हो। तो ये सब चीज़ें देखते हुए फिर उन्होंने कोरोना वॉरियर के तौर पे भी सम्मानित किया था। और कुछ समय बाद उत्कृष्टता सम्मान के लिए जब सीएम जी ने सब लोगों को सर्वे किया था, तो उन्होंने विकास नगर से मुझे चुना था गायनेकोलॉजी के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए। और जो भी उन्हें लोगों की तरफ से रिकमेंडेशन मिले होंगे तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था और काफ़ी अच्छी याद है मुझे इस बात की, और थैंक यू फॉर दैट। यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं और कैसे यहाँ पर आई और कैसे यहाँ के लोगों के साथ आपने सामंजस्य बिठाया? मैंने अपनी एमबीबीएस जो है वो रायपुर से की है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। वहाँ मैंने कॉलेज गोल्ड मेडल लिया था और उसके बाद फिर मैंने अपनी डीजीओ और एमएस दिल्ली से की, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल है। उसके लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उनको 2 बार क्लियर किया मैंने और यहाँ तक पहुँची। लेकिन उत्तराखंड मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था और मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे दिल्ली भी छोड़ना था, क्योंकि उत्तराखंड की आबो हवा तो बहुत मशहूर है ही और ये जगह भी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल से मैं इस जगह में हूँ और यहाँ के लोगों ने मुझे असीम प्यार और सम्मान दिया है, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। और मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा एक डॉक्टर और एक अच्छे इंसान की तरह से हर मरीज़ को देखने की कोशिश की है
और हर मरीज़ तक जितना बेनिफिट फ़ायदा पहुंचा सकती हूँ, यही कोशिश करती हूँ कि उसे सही ट्रीटमेंट और सही फ़ायदा पहुंचे। एक और एक गायनो होने के नाते आप क्या चीज़ें कहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को कि क्या करें, क्या ना करें प्रेगनेंसी के दौरान? देखिए, महिलाएं दो तरह की होती हैं हमारे पास जो आती हैं। या तो महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर घर का काम का बहुत बोझ होता है और जिनको अपने शरीर की देखभाल करने का समय नहीं होता, और वो खाना पीना वगैरह कुछ चीज़ों को प्रेगनेंसी में समझते हैं कि अगर हम अच्छे से खाएंगे तो बच्चा हैवी हो जाएगा तो नॉर्मल नहीं होगा। इसी कारण से वो अच्छे से खाती नहीं, दूध नहीं पीती, जो कि बहुत गलत बात है। और आयरन कैल्शियम वगैरह भी खाने को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो कि उन्हें डॉक्टर से मिलके और ये चीज़ों को समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए तो है ही, मगर अपनी जान बचाने के लिए महिला के हाथ में ही है। अगर महिला को पहले से खून की कमी होगी तो थोड़ी सी ब्लीडिंग भी उसके लिए जानलेवा हो जाएगी। तो ये चीज़ के लिए भारत सरकार इतनी मेहनत कर रही है शुरू से ही, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इतनी फ्री की जांच हो रही है, दवा मिल रही है, फिर भी लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती। तो मैं चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसी भ्रामक बातों पे ध्यान न दें। खाना बहुत अच्छा खाएं। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो अंडे और मीट खाएं, नहीं खाती हैं तो दूध और पनीर का सेवन अक्सर करें। रोज़ 2 गिलास दूध तो हमारी मेडिकल टेक्स्ट बुक कहती है कि सुबह शाम महिला को 1-1 गिलास दूध लेना चाहिए। तो दूध और पनीर नॉनवेज जो नहीं खाते उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। उससे बच्चा फूलता नहीं है, उससे आपको भी ताकत रहती है और बच्चा अच्छा होता है। मैम, बाहर ये चर्चा चल रही है कि कालिंदी हॉस्पिटल बंद हो चुका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कालिंदी हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ है। कालिंदी हॉस्पिटल में अभी हम गायनी और बच्चे का जो डिलीवरी का है और गायनी से रिलेटेड जो स्त्री रोग से संबंधित चीज़ें हैं उनको फुल फ्लेजेड चला रहे हैं, जैसा हम हमेशा से करते आए। तो उसमें कोई चेंज नहीं है। और मैं रेगुलरली बैठती हूँ, सुबह शाम बैठती हूँ मैं यहाँ पे। और बाकी जो ब्लैकलिस्ट वाली जो खबर आई थी, जो जिसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, वो सिर्फ आयुष्मान के लिए है। और वो भी अभी जो न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, वहाँ पे ये विचाराधीन है मामला। और इसमें भी आपको जल्दी ही अच्छा दूध का दूध, पानी का पानी, सब साफ साफ समझ में आ जाएगी, चीज़ें सबके सामने आ जाएंगी।